ऑप्शन तो सही लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे ये लिख दिया गया है 2/3। इट्स नॉट 2/3, इट्स 1/3। तो ये है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला। यहां से ही हमने निकाला था डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। टू मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन इंटेंसिटी इज इक्वल, एम्पलीट्यूड इज इक्वल, फेज डिफरेंस कांस्टेंट। तो हम लोग जाएंगे फेज डिफरेंस कांस्टेंट। एक यहाँ पे लिखने में कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 101। टू मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी, एक वर्णिक प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहलाता है अगर उनका फेज डिफरेंस बराबर हो, कलांतर नियत हो तो। क्वेश्चन नंबर 101 के बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 102। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट। तो ह्यूमन आई का रिजॉल्विंग पावर मिनट में पूछा है, तो मिनट में ये 1 मिनट होता है। अगर डिग्री में पूछा होता तो 1/60 डिग्री। तो यहां पे पूछा गया है मिनट में। सो मिनट में द वैल्यू ऑफ रिजॉल्विंग पावर फॉर ह्यूमन आई इज अराउंड 1 मिनट, लगभग 1 मिनट का होता है। A monochromatic light of wavelength 6000 in vacuum enters a medium of refractive index 1.5. The wavelength of it in this medium. वैक्यूम से कोई लाइट एंटर कर रही है, तो वैक्यूम में उस लाइट का जो वेवलेंथ है वो दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रम। ठीक है। जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम का म्यू दिया हुआ 1.5। जिस मीडियम में एंटर कर रही है उसका अपवर्तनांक दिया हुआ 1.5। तो उस मीडियम में लेमडा पूछ रहा है। सो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, म्यू इक्वल टू v1/v2 होता है, या c/v होता है, या λ1/λ2। तो वेलोसिटी के साथ इसका रिश्ता नहीं बदलता। म्यू का जैसा वेलोसिटी का रिश्ता है वैसे ही म्यू का लेमडा का रिश्ता रहता है। तो म्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं λ1/λ2। तो λ2 हमको चाहिए दूसरे मीडियम का। तो λ1 है 6000 एंगस्ट्रम और बटे में म्यू है 1.5। 1.5 से हम लोग कैंसिल करा देते हैं, तो ये आएगा, ये हो जाएगा 60,000/15। 15 से ये 4 बार में, तो ये हो गया 15 से 4 बार में, और ये हो गया 3 0। तो 4000 एंगस्ट्रम होगा दूसरे मीडियम में। 4000 एंगस्ट्रम को मैंने चेंज नहीं किया था, तो इसीलिए 4000 एंगस्ट्रम ही आया। तो दूसरे मीडियम में लाइट का वेवलेंथ हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रम। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। तो इन 104 दे आर आस्किंग टू कोहेरेंट सोर्सेज सेपरेटेड बाय D emit wave of wavelength lambda and between screen and place of source BD। लिखने में क्या गलती हुई है? If two chromatic sources separated by D, question number 104. If two chromatic sources separated by D emit wave of and distance between, and distance छूट गया है यहाँ पे, distance between screen and place of source B capital D, angular fringe width। तो angular fringe width का फॉर्मूला होता है हमारा थीटा इक्वल टू λ/a। अगर a सेपरेशन है तो यहाँ पे सेपरेशन d रखा है, तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू λ/d। ये होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर। और जो आपका फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा इक्वल टू λD/d। ये होता है फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई। और ये होता है कोणीय, यानी एंगुलर विड्थ होता है फ्रिंज का, ये एंगुलर विड्थ। तो इसमें एंगुलर पूछ रहा है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर का स्पेलिंग भी गलत है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज भी गलत है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ यहाँ पे हो जाएगा λ/d। अगर a सेपरेशन रहता है तो हम लोग λ/a लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 में बढ़ेंगे हम लोग। 105 में क्या कह रहा है? तरंग का कलांतर 5 पथांतर डेल्टा x से संबंध है।
द फेज डिफरेंस phi is related to path difference delta x by क्वेश्चन नंबर 105 द फेज डिफरेंस phi is related to path difference delta x। तो phi का क्या फॉर्मूला होता है? पाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये आपस में रिलेशन है इनका। पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। और एक यहाँ पे डेल्टा एक्स पूछ, तो डेल्टा एक्स यहां से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो लेमडा बाई 2 पाई इंटू पाई। तो यहाँ पे कौन सा है, लेमडा बाई 2 पाई इंटू पाई, ये है ना सी। यहाँ पे लेमडा लेमडा हो गया है, ये पाई है, यहाँ पे पाई बाई लेमडा, ठीक है ना, सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन इसका क्या क्या हुआ है। लेमडा बाई पाई इंटू फाइव, लेमडा बाई पाई इंटू फाइव, ठीक है। पाई बाई लेमडा इंटू फाइव, पाई बाई लेमडा इंटू फाइव, लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाइव, लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाइव, यही आया था हमारा। लेमडा बाई 2 सही है सब, यहाँ पे खाली मिस्टेक हुआ है 2 पाई बाई लेमडा इंटू फाइव, डी में 2 पाई बाई लेमडा इंटू फाइव, ठीक है। तो इसका रिलेशन होता है, जो फेज डिफरेंस होता है वो 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस के बराबर। तो यहां से हम पाथ डिफरेंस को यहीं छोड़ दें, डेल्टा एक्स को, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा और 2 पाई नीचे जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई और 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5, ये है आपका ऑप्शन। पाथ डिफरेंस इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल टू, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये होता है 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2, और कंस्ट्रक्टिव के लिए n लेमडा। फॉर कंस्ट्रक्टिव ये भी याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस कितना होता है, सॉरी ये होता है n लेमडा के बराबर पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस है 2n+1 लेमडा बाई 2, तो हम लोग c के साथ जाएंगे 2n+1 लेमडा बाई 2। अच्छा लिखा ही हुआ है यहाँ पे, तो लिखा हुआ है, ओके। 107 क्वेश्चन नंबर 107, फ्रेजनेल डिस्टेंस z इज गिवन बाय। तो फ्रेजनेल डिस्टेंस को दिया जाता है, ऑप्शन इसका गलत लिखा गया है। फ्रेजनेल डिस्टेंस पहला ऑप्शन होगा 107, पहला है a बाई लेमडा, ये ऑप्शन नहीं है, a बाई लेमडा अल्फा कर दिया गया है। दूसरा है a स्क्वायर बाई लेमडा, दूसरा ऑप्शन है a स्क्वायर बाई लेमडा, तीसरा ऑप्शन है लेमडा बाई a, और चौथा ऑप्शन है लेमडा बाई a स्क्वायर। तो फ्रेजनेल डिस्टेंस ये होता है a स्क्वायर अपॉन लेमडा, a स्क्वायर अपॉन लेमडा इज द फ्रेजनेल डिस्टेंस। z से डिनोट करते हैं हम लोग, z इक्वल टू a स्क्वायर बाई लेमडा, दिस इज फ्रेजनेल डिस्टेंस। ये हम लोग जाके पढ़ते हैं वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, वहां से ये निकलता है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, क्वेश्चन नंबर 108। तो 108 में पूछ रहा है, हाँ यहां भी गलती हुई है, यहां पे जो अल्फा जैसा बना है ना वो a है, a, ये भी a है, ये भी a है। तो टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर होता है a बाई 1.22 लेमडा, ये होता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। और माइक्रोस्कोप का यहां पे लिखा हुआ है डी मिनिमम 1.22 लेमडा बाई 2 म्यू साइन बीटा, और उसको पलट देंगे तो रिजॉल्विंग पावर हो जाता है, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी मिनिमम होता है। तो डी मिनिमम को पलट देंगे तो आ जाएगा आपका रिजॉल्विंग पावर। तो ये भी याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर है ये। और ये मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी रिजॉल्व्ड बाय ए माइक्रोस्कोप इज दिस वन। सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी रिजॉल्व्ड बाय ए माइक्रोस्कोप। ये वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जो माइक्रोस्कोप इसको अलग अलग करके देख सकता है। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 109। ये जो सेशन है इसका मैंने फुल सेशन लिया हुआ है, तो पूछ रहा है 1002 का डेसिमल पूछ रहा है। तो 1002 का डेसिमल 1248, तो ये हो गया 8, कितना हो गया बोलो, 9 पक्का, क्या था 1001, तो इधर से पढ़ेंगे 1
2 4 8। तो वही नंबर्स लेना होता है जो जिसके नीचे एक है। किसके किसके नीचे एक है? 8 + 1 तो कितना हो जाएगा? ये 8 + 1 कितना हो जाएगा बाबू? 9। क्लियर है? उसके बाद 110, क्वेश्चन नंबर 110। तो 110 में पूछ रहा है एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। तो एंगुलर डिस्पर्सिव पावर से पहले मैं आपको कुछ और बताता हूं, एंगुलर डिस्पर्सन बताता हूं पहले। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्सन को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं और थीटा आता है म्यू भी माइनस म्यू आर। इसको कहते हैं हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन। और डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा कहते हैं। तो ये हो जाता है थीटा अपॉन डेल वाई। ठीक है, थीटा अपॉन डेल वाई। तो हम लोग क्या करते हैं यहां से इसका फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो ये आ जाता है म्यू भी माइनस 1 माइनस म्यू भी म्यू आर माइनस 1। म्यू आर माइनस 1, म्यू आर माइनस म्यू आर माइनस 1 इधर कहीं लिखते हैं। ये होता है थीटा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर। म्यू क्या होता है? म्यू होता है, ये हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर और बटे में हम लोग क्या कर देते हैं एक थीटा अपॉन डेल वाई यानी मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वाई का यानी येलो कलर का मीन डेविएशन लेते हैं। तो म्यू माइनस 1, तो म्यू माइनस 1 इसके लिए लिखेंगे हम लोग। तो ये हो जाता है असल में थीटा ये होता है माइनस डेल आर ऐसे। तो इसको क्या करते हैं हम लोग a इंटू म्यू भी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस 1 और ये हो जाता है a। ये हो जाता है किसका? आपका थीटा। तो यहां से थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा a कॉमन ले लेंगे तो ये होगा म्यू भी माइनस 1 माइनस म्यू आर और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है तो ये कैंसिल हो जाता है। तो थीटा बचता है a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। ये हुआ आपका थीटा और बटे में डेल वाई करेंगे थीटा बाई डेल वाई। तो इसमें भी कर दीजिए डेल वाई मतलब म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। म्यू आर नहीं, ये होगा म्यू वाई, म्यू वाई माइनस येलो कलर का डेविएशन मीन लेते हैं हम लोग। तो म्यू वाई माइनस 1 और यहाँ पे भी आएगा a। तो a से a कैंसिल। तो इसी को हम लोग कहते हैं ओमेगा और ओमेगा होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1, म्यू वाई माइनस 1 ये बोलते हैं हम लोग ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा के लिए मिला लेंगे हम लोग, ये है लेकिन यहाँ पे वाई छोड़ दिया है। एनीवे यही है थर्ड वाला, वाई छोड़ दिया है और इसको कहते हैं हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन। इसको आप बोल सकते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। यहां से आपको एक और फॉर्मूला मालूम हुआ, ये है एंगुलर डिस्पर्सन। आगे बढ़ेंगे एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस होता है 1 बाय फोकल लेंथ। तो ये होता है 1 बाय मीटर और 1 बाय मीटर को हम कहते हैं डायोप्टर और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये होता है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। नीचे कहीं होगा ऑप्शन 111 देख लेते हैं। डायोप्टर ओके। एयर बबल क्वेश्चन नंबर इनसाइड वाटर वर्क्स एज। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुल, हवा का एक बुलबुला कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112। कॉन्केव जैसा काम करता है ये। एन एयर बबल इनसाइड वाटर। तो एयर से वाटर में जाएगा इनसाइड वाटर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये बिहेव करने लगेगा कॉन्केव जैसा, कॉन्केव जैसा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्केव का ऑप्शन नहीं है तो डाइवर्जिंग कॉन्केव को ही बोलते हैं। कॉन्केव क्या करता है, ये यहां से रे जाएगी तो ये ऐसे डाइवर्ज ही करता है, तो ये डाइवर्जिंग जैसा बिहेव करेगा।
डाइवर्जिंग लेंस आ जाएगा, या कॉनकेव ऑप्शन रहेगा तो आप मारेंगे कॉनकेव लेंस जैसा। सो क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 113 पे आएंगे। 113 बोल रहा है व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ। देखिए स्पीड भी ग्लास स्लैब के अंदर जाने पे, जब लाइट का रे ग्लास स्लैब के अंदर जाएगा तो मीडियम चेंज हो गया, एयर से ग्लास में जा रहा है, इसका मतलब इसका स्पीड भी डिक्रीज होगा और इसका वेवलेंथ भी डिक्रीज होगा। सो इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ बोथ विल डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर। सो म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है 4/3 एंड म्यू जी दिया हुआ है 5/3। तो पूछ रहा है कि फ्रॉम ग्लास देन इट्स लाइट रे इज गोइंग टू वाटर फ्रॉम ग्लास, ग्लास से वाटर में जा रही है। सो ग्लास से वाटर में जा रही है। ओके ओके, तो ये लिखेंगे हम लोग, उल्टा दे दिया ग्लास से वाटर में, ग्लास से वाटर में। ठीक है, ग्लास से वाटर में, तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। तो साइन सी इक्वल टू म्यू डब्ल्यू है 4/3 और म्यू ग्लास है 5/3, ये 3 कैंसिल, 4/5। तो साइन सी इक्वल टू 4/5, तो सी इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। साइन इनवर्स 4/5 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। यहां पे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा है। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ टी हाफ जो होता है वो होता है log 2/λ के बराबर, और log 2 को हम कहते हैं टी हाफ। log 2 का वैल्यू होता है 0.693/λ। इसका भी मैंने एक फुल सेशन लिया है, विद्या नेस्ट के यूट्यूब चैनल पे है। एक ही क्लास में पूरा रेडियो एक्टिविटी को लिया था मैंने, बहुत अच्छा लेक्चर है, वो भी देखिए। तो टी हाफ यहां से हो जाएगा log 2/λ या 0.693/λ। एवरेज लाइफ क्या होता है? एवरेज लाइफ को हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं और वो होता है 1/λ, ये भी याद रखिएगा। और दोनों का रिश्ता क्या होता है आपस में? टी हाफ बाई टॉ, ये होता है सिर्फ log 2 के बराबर या 0.693 के बराबर। फिलहाल ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.6931/λ। सो दिस इज द आंसर फॉर 115। क्वेश्चन नंबर 116 बहुत बार बताया गया है। E इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट का पूछा है, तो ये हो जाएगा E बाई फ्रीक्वेंसी। ये होता है mL2T-2 एनर्जी का, और बटे में फ्रीक्वेंसी का होता है 1 टाइम। तो टाइम पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा mL2 और T ऊपर जाके एक माइनस कम कर देगा, T-1 mL2 T-1। पहला ऑप्शन सही है इसका। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। 117 में ये कह रहा है द नेचर दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय डेविसन जर्मर वाज। डेविसन जर्मर ने क्या किया था? इनके एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है। सो दे प्रूव द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो डी ब्रॉय का जो हाइपोथेसिस था उनको इन्होंने प्रूव किया था, और इनके अलावा डेविसन जर्मर। तो डेविसन जर्मर ने हाइपोथेसिस जो था आपका डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस, उसको इन्होंने प्रूव किया था। और एक और साइंटिस्ट जो जे थॉमसन के बेटे थे, जीपी थॉमसन, उन्होंने भी इसको प्रूव किया था इसके 1 साल बाद। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। 118 में कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल हैविंग मोमेंटम p इज गिवन बाय। जिस पार्टिकल का मोमेंटम p हो उसका वेवलेंथ किससे दिया जाएगा? तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। ठीक है, और मास वेलोसिटी दिया हो तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। ये तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। अच्छा, ऑप्शन और नीचे भी है। तो ये क्या होता है? द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m बाय पोटेंशियल डिफरेंस v विल बी। तो क्या होता है ये? h बाई p। ओके, सो ये होता है लैम्डा इक्वल टू h बाई
2m eV ये होता है, या लैम्डा इक्वल टू h बाई 2m इलेक्ट्रॉन ये eV ये होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ये भी होता है। सो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। ये होता है, यहाँ पे चार्ज क्यू दिया है तो यही फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h बाई 2m q इंटू वी, ये हो जाएगा डी ब्रॉय का। सो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आगे बढ़ेंगे। h बाई 2m क्यू वी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन दिया रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E रहता है तो Q के जगह पे E आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज Q दिया हुआ है, चार्ज Q दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला से जाएंगे हम लोग, लैम्डा इक्वल टू h बाई 2m q इंटू वी अंडर रूट, या इसी को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया रहेगा तो EV या QV होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो हम लोग या EV नॉट काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम लोग पढ़े हैं, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी लिखा जाता है। An electron and photon each have wavelength 1 nanometer which has greater momentum। दोनों के मोमेंटम का फॉर्मूला वही लेते हैं, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, तो दोनों ही केस में बराबर ही आएगा, तो बोथ है इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 तक हमने देखा आज के क्लास में, 121 ऑनवर्ड्स हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।